कारब शाह एक हफ्ते से गायब था। कहाँ गया था वो बिल्कुल नहीं जानती थी। पता नहीं अब इस शख्स के दिमाग में क्या चल रहा था। आखिर कहाँ चला गया था वो? वो तो दूसरे ही दिन अपने मायके से वापस आ गई थी। इसका रहने का इरादा था, लेकिन मामी ने कहा कि अब तुम शादीशुदा हो और बेहतर है कि अपना घर बसाओ। इसने कहा था कि वो तो बस एक ही रात रहने के लिए आई है, और दूसरे ही दिन इसने हवेली फ़ोन करके ड्राइवर को बुला लिया था। इसकी वापसी पर अम्मा जी बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, लेकिन एक हफ्ते से वो गायब था। टिकट्स कल की थी, वो लोग यहाँ से निकलने वाले थे, लेकिन कारब का कोई अता पता नहीं था। वो कौन सा इसकी ज़िंदगी में कोई अहमियत रखती थी कि वो इसके लिए लौट कर आता, इसकी परवाह करता। इसे अपनी अहमियत का अंदाज़ा खूब अच्छे से था, इसीलिए खुद इसे फ़ोन करके बुलाने की हिम्मत इसमें हरगिज़ नहीं हुई थी। जबकि अम्मा ने बहुत बार ऐसा करने के लिए कहा था, लेकिन बाबा जान ने कह दिया कि वो अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर रहा है, इसे तंग करने की ज़रूरत नहीं। शादी हो गई है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो अपनी ज़िंदगी आज़ादी से नहीं गुजार सकता। वो अपनी ज़िंदगी किस तरह से गुजारेगा, इसका फ़ैसला बेहतर करेगा। ये इसकी बीवी नहीं तो बेहतर है कि इस लड़की को ज़्यादा अहमियत न दो, वरना ये ना हो कि 3 दिन में ही वो इस लड़की को चलता कर दे। बाबा जान का इसके साथ रवैया बहुत सख्त और तल्ख़ था। अगर गलती से इनके सामने आ जाती तो वो निगाहें फेर कर आगे बढ़ जाते थे। इनकी नज़रों में हौर की क्या अहमियत थी वो पहले दिन से ही समझ गई थी, जबकि अम्मा बहुत अलग थी। वो इसके साथ वक़्त गुज़ारती थी, कितनी देर इसके पास बैठी रहती थी, कहती थी कि इन्हें यकीन है कि तुम कारब शाह को बदल लोगी। वो इससे ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीद लगा चुकी थी। इन्हें क्यों लगता था कि वो बदल जाएगा? अगर अम्मा होकर वो इसे बदल नहीं पाई थी, तो इसकी क्या औकात थी? वो तो इसे अपनी बीवी भी नहीं मानता था, सिर्फ वक़्त गुज़ारने के लिए लाया था। इसे कैसे वो इसे बदल सकती थी? लेकिन वो इनकी उम्मीद को कैसे तोड़ती? इसकी माँ जो रोज़ कहती थी, वो तुमसे मोहब्बत करने लगेगा, अभी ना सही, लेकिन कभी ना कभी तुम इसकी पसंद बनोगी। वो तुमसे ज़रूर मोहब्बत करेगा, बस तुम्हें इसे खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर करना होगा। वो इसे कैसे मजबूर करेगी? ये सब कुछ ज़िंदगी एक बहुत बड़ा इम्तिहान बन गया था, और इसे हर गुज़रते लम्हे के साथ इस बात का खौफ था कि कब वो इसे तलाक देकर अपनी ज़िंदगी से निकाल दे। कितनी देर वहीं बैठकर सोग मनाने का इरादा है तुम्हारा लड़की? मैं तुमसे कह रहा हूँ, यहाँ आकर खाना खाओ। इसने चौथी बार इसे पुकारा था, जबकि वो सर घुटनों में दिए वैसे ही बैठी रोई जा रही थी। तकरीबन 3 घंटों से वो एक ही पोजीशन में इसी जगह पर बैठी हुई थी। इसे देख देख कर जिलावर को बेहद गुस्सा आ रहा था। तुम्हारे साथ मसला क्या है लड़की? तुम क्या चाहती हो मैं वहाँ बैठकर तुम्हारे तरले करूं, मिन्नतें करूं? तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। यहाँ आकर खाना खाओ। इसने बहुत सख्त लहजे में कहा था, इस लड़की से अपनी मोहब्बत का इजहार करके। शायद इसने इसे पहली ही रात बहुत ज़्यादा अहमियत दे दी थी। वो इसके लिए अहम थी। वो तो तब से इसके लिए अहम थी जब से इसने इस कॉलेज में देखा था। पहली ही नज़र में इसके दिल की आखिरी हद तक पहुंच चुकी थी, तो वो कैसे अहमियत ना देता। काश इस वक्त इसे अंदाज़ा होता कि यही लड़की जहांगीर शाह की बेटी होगी। वो तो इसे देखते ही इस पर फिदा हो गया था। लेकिन जाहिर सी बात है, ज़बरदस्ती की शादी में वो इतनी जल्दी खुश नहीं हो सकती थी। वो इसके लिए यकीनन एक पागल आदमी ही होगा। वो गुस्से से उठकर इसके पास आया।
नरमी से इसका हाथ थामते हुए से खड़ा किया। यकीन करो मैं औरतों के नखरे उठाने के मामले में बहुत ज़्यादा सख्त हूँ, लेकिन जाने क्यों मेरा दिल नहीं कर रहा तुम्हें भूखा मारने का, वरना तुम्हारी जगह कोई और औरत होती तो एक बार खाने से इनकार करने पर ना मैं इसे सारी जिंदगी के लिए भूखा रखता। उठो यहाँ आओ और खाना खाओ, वरना मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगा। मेरे लिए ये एक्सप्रेस बहुत खूबसूरत होगा। मैं तो चाहता हूँ कि मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊं। तुम मुझे अपने हाथों से खिलाओ, कितना मज़ा आएगा। न चलो आओ ये काम करते हैं। वो इसका हाथ थामते हुए इसे अपने साथ सोने पर ले आया था। वो इसके बिल्कुल करीब बैठा था, इतना करीब कि वो इसकी सांसों का शोर भी वो बआसानी सुन सकता था। वो इससे इतनी ज़्यादा खौफज़दा थी, इस बात का अंदाज़ा इसे हरगिज़ नहीं था। कितनी देर वो इसके खाने का इंतज़ार करता रहा, और जब इसने हाथ न चलाया तो इसे मजबूर होकर खुद ही नवाला तोड़कर इसकी तरफ बढ़ाया। मुझे भूख नहीं है, इसने बड़ी मुश्किल से कहा था, लेकिन जलावड़ के अंदाज में सख्ती आ गई थी। इसके मुंह को ज़बरदस्ती खोलते हुए नवाला गुस्साने लगा। मुझे ये बहाने बिल्कुल पसंद नहीं है। बहुत कुछ बर्दाश्त करना है तुम्हें। अगर तुम्हें ये लगता है कि जागीरदार जलावर शाह तुम्हारे लिए एक आसान टैक्स है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। तुम पसंद हो मेरी, इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी मनमानी करोगी। तुम्हारी मेरी ज़िंदगी में बहुत अहमियत है, लेकिन मेरी बात ना मानकर तुम मुझे ज़िद दिला रही हो। इसे ज़बरदस्ती खाना खिलाते हुए वो बेहद सख्त लहजे में गोया हुआ। मैं खुद खा लूँगी। इसके ज़बरदस्ती दूसरा नवाला खिलाने पर वो हार कर बोली तो वो मुस्कुरा दिया। ये हुई ना बात, चलो अब जल्दी से शुरू करो और ठीक से खाना खाना, क्योंकि अगर मुझे ज़रा सा भी ये लगा कि तुमने खाना ठीक से नहीं खाया तो मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगा, जो तुम्हें हरगिज़ पसंद नहीं आएगा। वो मुस्कुरा कर कहता अपना खाना शुरू कर चुका था, जबकि वो इसके डर से बड़ी मुश्किल से चंद नवाले जहर मार कर रही थी। आज फिर ममानी आइमा को अपने साथ लेकर घर आ गई थी। मेरी आइमा बहुत नेक और अच्छी लड़की है। इनका इरादा इन्हीं के ही खानदान में किसी लड़के के साथ आइमा की शादी करने का था, क्योंकि वलीमे वाले दिन वो इनके ख़ानदान के बहुत सारे जवान लड़के देख चुकी हैं जो काफ़ी अमीर थे। अम्मा तो रोज़ की तरह इनसे बहुत ही मोहब्बत से मिल रही थी, लेकिन इनका रोज़ रोज़ इसके घर आना यकीनन बाबा जान को पसंद नहीं था, और आज इत्फाक से वो बाबा जान के जाने से पहले ही यहाँ आ गई थी। अभी वो बातों में मसरूफ़ थे जब बाबा जान अंदर दाखिल हुए। अस्सलामुअलैकुम भाई साहब, कैसे हैं आप? सब शुक्र है आज आपका भी दीदार हुआ, वरना मैं तो इतने दिनों से आ रही हूँ, आप तो कभी सामने ही नहीं आए। बड़ी ममानी ने बड़ी खुशामदी अंदाज में खड़े होते हुए इन्हें सलाम किया। शाह साहब ने एक निगाह इन्हें देखा था। साफ जाहिर था कि इन्हें इनका आना पसंद नहीं आया है। अजीब बात है, जिस घर में बेटियां ब्याई जाएं, इस घर में हर दूसरे दिन मुंह उठाकर आ जाने का रवाज तो हरगिज़ नहीं होता, लेकिन मैं नोट कर रहा हूँ कि आपके ख़ानदान में ये रवाज है। अभी हमारी बहू को इस घर में आए हुए इतना वक्त तो नहीं हुआ जितना वक्त आप इस घर में गुजार चुकी हैं। कोई इज्जत नफस भी होती है। इनका लहजा बेहद सरद और तहीन अमेज था। मामी की खुशामद मुस्कुराहट दम तोड़ गई। हमारे ख़ानदान की कुछ रस्म और रवाज हैं, आपको गौर करना होगा, वो इन्हें देखते हुए बोले। मैं तो अपनी बेटी से मिलने के लिए आती हूँ। अभी नया नया घर है, इसका 4 दिन हुए हैं शादी को, बस इसीलिए इसका एहसास करके आ जाती हूँ। मामी ने बड़ी मुश्किल से ये लफ्ज़ अदा किए थे।
اتنی بےعزتی، اتنی سسکی، اس بات کا تو اسے اندازہ بھی نہیں تھا، لیکن شاہ صاحب نے تو انہیں لمحے میں 2 کوڑی کا کر دیا تھا۔ یہ دنیا کی واحد لڑکی نہیں ہے جس کی شادی ہوئی ہے۔ کیا ہر ماں؟ بلکہ نہیں، ماں نہیں ہے آپ تو میرے خیال میں مامی ہیں۔ کوئی دور پار کا رشتہ ہے، اس طرح سے جہیز میں نہیں آتی۔ اگر آپ کو اپنی بیٹی اتنی ہی عزیز ہے تو ساتھ لے جائیں، روز روز یہاں آنے کی زحمت نہ کریں۔ ہمارے گھر میں مہمان آتے ہیں، لوگوں کا آنا جانا ہے، خاندان برادری کیا جواب دیں گے؟ ہم کے دلہن کے ساتھ ساتھ دلہن کی مامی کو بھی لے کر آئے ہیں، اس وجہ سے ہر وقت وہ یہاں پائی جاتی ہے۔ ان کا لہجہ سخت غصے والا تھا۔ مامی سے تو مزید کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ چلے امی، اور کتنی بےعزتی کروائیں گے اسے یتیم کے لیے؟ آئمہ ان کے کان کے بے حد قریب بولی اور اپنی ماں کا ہاتھ تھام کر تیزی سے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ کتنی دیر اسے دیکھتا رہا۔ وہ بے حد معصوم تھی، بہت خوبصورت۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ بچپن سے اس کے لیے کس طرح کے جذبات رکھتا ہے۔ اسے بس یہ پتا تھا کہ اس نے اپنی پھپھو سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ان کی بیٹی سے شادی کرے گا۔ اگر یہ لڑکی اس کی پھپھو کی بیٹی نہ ہوتی تب بھی وہ اسی سے شادی کرتا، کیونکہ وہ پہلی نظر میں اس کے دل میں اتر چکی تھی۔ ہر حال میں اس لڑکی کو اسی کی دلہن بننا تھا۔ یہ فیصلہ خود ضلاور شاہ نے کیا تھا۔ وہ اس کی تھی، بہرحال ابھی تو سچویشن کچھ الگ تھی۔ وہ اس وقت اس سے بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ اس وقت وہ اس پر اپنے جذبات ظاہر کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کا ڈر اسے ایسا کرنے سے روک رہا تھا۔ تم ایسا کرو کہ الماری سے میرے کوئی بھی کپڑے نکال کر پہن لو۔ صبح میں تمہارے لیے کچھ اچھا سے لے آؤں گا، تمہاری پسند کے مطابق۔ لیکن فی الحال تم اتنے بھاری لباس میں ساری رات گزار نہیں سکتی، اور ویسے بھی یہ میری آنکھوں کو بہت زیادہ چبھ رہا ہے، کیونکہ یہ میرے نام کا جوڑا تو ہرگز نہیں ہے۔ وہ اس پر اپنی اہمیت جتاتے ہوئے بولا تو احشام جہانگیر نے پہلی بار نگاہ اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ قاتلانہ نگاہیں، وہ گائل ہو گیا تھا۔ آنسوؤں سے سجی سرخ آنکھوں نے اسے سچ میں اس کا دیوانہ بنا دیا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ سارے فاصلے سمیٹ کر وہ اسے اپنی پناہ میں قید کر لے، لیکن یہ وقت صحیح نہیں تھا۔ وہ پہلے اس پر ٹھیک سے اپنی محبت تو ظاہر کر لے۔ میں نے کچھ کہا ہے تم سے؟ اٹھو اور جا کر یہ لباس چینج کرو۔ بہت برا لگ رہا ہے تمہارے جسم پر کسی اور کے نام کا لباس۔ میرا دل چاہتا ہے آگ لگا دو، لیکن آگ لگانے کے لیے پہلے اسے تمہارے جسم سے الگ کرنا ہوگا۔ اب یہ کام میں خود کروں یا تم کرو گی؟ اس کا فیصلہ تمہیں کرنا ہے۔ وہ گہری نگاہ اس پر جمائے ہوئے بولا تھا، جبکہ اس کی بات کا مفہوم سمجھ کر وہ لمحے میں صوفے سے اٹھ بیٹھی تھی۔ کون سے کپڑے پہنوں؟ اس نے تھوڑی دیر کے بعد اپنی مشکل اس پر ظاہر کی تو وہ ہاں میں سر ہلاتا اپنی شرٹ اور ٹراؤزر نکال کر اس کے حوالے کرنے لگا۔ شرٹ اور ٹراؤزر کی لمبائی اتنی تھی کہ اس میں اس کا چھوٹا سا وجود کیا غضب ڈھائے گا، یہ جاننے کے لیے وہ خود بھی بے قرار ہو گیا تھا۔ لیکن اس نے آگے سے بالکل بھی کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، بلکہ فوراً سے واش روم کے اندر جاتی وہاں پر چینج کرنے لگی۔ جبکہ وہ اس کے باہر آنے کا بےتابی سے انتظار کر رہا تھا، اس کی نگاہ بےتابی سے اسے اپنے لباس میں دیکھنے کا انتظار کر رہی تھی۔ بیٹا پلیز رونا بند کرو، میں جانتی ہوں تمہیں تمہارے بابا کے رویے سے تکلیف ہوئی ہے، وہ ایسے ہی ہیں، کب کہاں کس بات پر غصہ آ جائے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ تم ان کی باتوں کو دل پر مت لیا کرو، آہستہ آہستہ تم بھی سمجھ جاؤ گی۔ گھر میں کوئی بھی ان کے سامنے آواز نہیں اٹھاتا ہے، بس کارب ہی ہے جو ان کا لاڈلا ہے۔
अपनी जिद मना लेता है, वरना इनके सामने किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती कि सर उठाकर भी बात कर सके। कहने को मेरी शादी को 32 साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी इनके सामने सर उठाकर बात करने की हिम्मत मुझ में नहीं है। मैं नहीं जानती कि तुम्हारी शादी किन हालात में हुई है या कारब से तुम्हारे किस तरह के तल्लुकात थे, लेकिन जितना मुझे पता चला है, मुझे अफसोस हुआ है कि तुम इसकी मोहब्बत नहीं बल्कि सिर्फ जिद बनकर इस खानदान की बहू बनी हो। यकीन नहीं आता कि मेरा बेटा इतना गिर सकता है कि सिर्फ अपनी जिद पूरी करने की खातिर वो एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। तुम्हें यहाँ देखकर मुझे जितनी ज़्यादा खुशी हुई थी, अब इतना ही तुम्हारी किस्मत पर रोना आता है। ये हवेली वाले बहुत जालिम हैं मेरी जान। मैंने इस हवेली में 32 साल गुजारे हैं। अपनी ही आवाज़ सुनने के लिए मेरे कान तरस गए हैं। मैं नहीं जानती मैं इस खानदान में क्या बनकर आई थी, लेकिन मुझे शाह साहब की पसंद का लक़ब मिला था। सब ने कहा था कि मैं मनचाही बीवी हूँ, लेकिन मुझे मनचाही होने का एहसास कभी भी नहीं करवाया गया। अजीब बात है ना, वो मुझे अपनी पसंद से इस घर में लेकर आए। सारे खानदान में कह दिया गया कि मैं इनकी मनपसंद बीवी हूँ, इनकी मोहब्बत हूँ, लेकिन मुझे कभी भी मोहब्बत का एहसास नहीं मिला। वो जो कभी कभार मुझसे नरमी से बात कर लेते थे, वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गया। जागीरदार थे ना, औरतों को सर पर नहीं चढ़ाते, हर चीज़ की एक औकात होती है और हम औरतों की यहाँ औकात में रखा जाता है। हाँ, शादी के बाद पहली औलाद का अर्थ था जो इनके लिए बेहद अहम था। वो इससे बहुत मोहब्बत करते थे। वो इनका बेटा था जिसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार थे। जब मैं दूसरी बार माँ बनने वाली थी, तब इनकी ख्वाहिश थी कि इनका बेटा हो, लेकिन वो शायद बेटी का बाप बनना ही नहीं चाहते थे।